अगला क्या पढ़ना है? देखिए अगला टॉपिक और अंतिम अधिगम का पढ़ेंगे हम लोग, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। ठीक है ना? मतलब अगर किसी बच्चे को आपको अधिगम कराना है, शांत रहिए, अधिगम कराना है मतलब सीखना है चाहे सिखाना है, तो आपको कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? सबसे पहला आपका विधि होगा करके सीखना। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में लगभग आ ही जाता है कि करके सीखना विधि के प्रतिपादक कौन है। तो करके सीखना विधि के प्रतिपादक हैं आपके सिम्पसन। देखिए क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। एगो और दिए हुए हैं डॉक्टर मेस, 2019 में पूछा गया था कि हम करके सीखते हैं। यह कथन है, दिमाग में रखिएगा, हम करके सीखते हैं, यह कथन है। और यह कथन दिया किसने था? डॉक्टर मेस ने। और हम सिर्फ पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? करके सीखना विधि की बात कर रहे हैं। और करके सीखना विधि किसने दिया हुआ है? सिम्पसन ने। अब सही कहेंगे करके सीखना विधि में प्रमुख कौन होता है? बालक होता है। बालक जो होता है वही टोटली कोई भी क्रियाकलाप होगा तो टीचर शिक्षक एक बार करेगा और बालक देखकर स्वयं वैसा व्यवहार करेगा। मैं उसके लिए सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि पहले जो होता था, जो बच्चे हुआ करते थे, वह कोई भी कविता को बस खड़ा हो जाते थे एक सावधान के पोजीशन में, और तुरंत मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर, ऐसा कहते थे ना। लेकिन आजकल के बच्चे उसको एक्टिविटी के साथ जोड़ के कर रहे हैं तुरंत। ठीक, हम लोग कहाँ किए हैं? हम लोग तो नहीं किए हैं। आजकल के बच्चे में करके सीखने वाले विधि प्रयोग कर दिए हैं तुरंत। दिस इज मछली। आप कुछ लोग ऐसे ही ऐसे कर दे रहे हैं, नदी बीच नैया डोल हो जा रहा है, ऐसे मान लीजिए। तो ऐसे कर दिए यहाँ पे, तो ऐसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आप समझिए कैसे होता है। तो ऐसा हाँ, तो आप बताइएगा। ठीक, बीएड बीडीज में आप लोग नहीं किए, फिर हम थोड़े बता पाएंगे आप लोगों को। तो करके सीखना विधि में बच्चे को प्रमुख बना के ना, हम तो लजाते ही नहीं है, लजाई का है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो करके सीखना विधि के प्रतिपादक है कौन बताइए? सिम्पसन है। अगला दूसरा लिखिएगा, कौन सी विधि है? दूसरा आपका है वाद विवाद। वाद विवाद को एक और नाम से जानते हैं, संवाद भी बोलते हैं। वाद विवाद को किस नाम जानते हैं? संवाद। वाद विवाद विधि, ठीक है ना, या संवाद विधि, इसी को हम कहते हैं कि विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान। इसीलिए विचार विनिमय विधि के नाम से भी जाना जाता है। सवाल बनेगा, इधर से बता दीजिए, बीच वाले में से हम सेकंड वाला, मैं आप ही बता दीजिए, वाद विवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? हाँ, आप ही। नहीं पता? बगल में आपको पता है वाद विवाद विधि के प्रतिपादक, उनके आगे आपसे वो नहीं पता? बगल में मैम आपको पता है? उसके बगल में आप ही से कह रहे हैं मैम, वाद विवाद विधि के प्रतिपादक नहीं, उनके पीछे आप ही बताइए, पूजा जी बताइए। प्लेटो लिखवाए भी तो हैं आप लोगों को कि वाद विवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? और वाद विवाद को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में एक बार आ ले, वार्तालाप विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वार्तालाप विधि हो, चाहे वाद विवाद हो, चाहे संवाद हो, चाहे यह तीनों चारों का नाम आता है तो किसका नाम बताएंगे? बताइएगा, प्लेटो का। ठीक, घर पे पढ़िए थोड़ा, ठीक है ना, 10 नंबर खत्म करने जा रहे हैं आप लोगों का।
ठीक, यही सिलेबस लेके आए हैं बताने के लिए कि क्या क्या पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, वाद विवाद संवाद विधि या विचार विनिमय विधि में होता क्या है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिबेट। क्या बोलते हैं? डिबेट। देखते होंगे आजकल न्यूज चैनल वाले, एक एंकर रहता है, बाकी 4 प्रवक्ता को बुला लेता है और अपने मुद्दों को रखता है, और वो लोग उस बात को क्या करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान, अपने क्या बोलते हैं कि तथ्यों के आधार पे। लेकिन यह होना चाहिए, तथ्यों का आधार होना चाहिए, लेकिन वो लोग तथ्यों से क्या कर जाते हैं, भटक जाते हैं, ऐसा नहीं कहलाता है। जैसे अभी मैं आऊं और आज का एक टॉपिक दूं कि आज जो है कि वो भ्रष्टाचार पे हम लोग सभी लोग बात करेंगे, और भ्रष्टाचार का बात करते करते आप किसी और विशेष अलग व्यवस्था के बारे में बात लगे करने, तो वह टॉपिक से हट जाएंगे और वह एक्चुअल में वाद विवाद नहीं होता है। बात समझिए, मतलब बातों से जितना आप बोल लीजिए, बात समझिए ना, अभी ना कि बातों बातों में तुरंत कारण पकड़ लीजिएगा, हम किसी तो क्या पता है, बात समझ, कारण पकड़ लेंगे तुरंत ही खराब हो जाएगा। वाद विवाद, वाद माने होता है, बताइए, अपनी बात कहना और उस बात का खंडन करेगा, जो उसमें कमी निकालेगा, जो आलोचना देगा, जो प्रतिपुष्टि देगा, वह क्या कहलाता है? सिंपल है भाई कि आपकी बात को कटाक्ष करेगा ना वो, और कटाक्ष करने का मतलब क्या फैलेगा। तो अब इन दोनों के से जिस टॉपिक पे विचार चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, और इसी को हम विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। ऐसे अगर करेंगे तो बच्चे का विकास अधिगम क्या होगा, अच्छा होगा। छोटी क्लासों में देखते होंगे बच्चों से ग्रुप बनवा के, देखते हो ग्रुप ना, 1 ग्रुप 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, 3 ग्रुप बना के उसमें कहा था कि आपको यह काम करना है, ऐसे प्रोसेस करनी है, यह आपको करना है, और सब लोग करेंगे। वो छोड़ दीजिए, वाद विवाद विधि के अंतर्गत में आप लोग जब स्काउट किए होंगे, स्काउट वाले में आपको अपने अपने ग्रुप में अपने अपने आधार पे अपनी अपनी प्रतिभा का क्या किए होंगे, प्रदर्शन करते होंगे। एक ग्रुप कभी देखेंगे तो खाना बना रहा है, तो एक ग्रुप बाहर झंडारोहण वाला कार्यक्रम देख रहा है, तो एक ग्रुप साफ सफाई वाला काम देख करते हैं ना। ऐसे प्रत्येक ग्रुप का सिस्टम बटा होता है, उसमें अंकन किया जाता है, इसीलिए होता है वो। बात समझिए ना, तो उसका मतलब उसके आधार पर जब, और 1 घंटे क्लास भी चलती है, बात समझिए ना, नहीं चलता है क्लास। अब जो ना गल स्काउट मैंने होता क्या है, तब फिर कहते हैं आपको ना, अच्छा ये वाला, हाँ वाला का स्काउट में क्लास नहीं चलता है, चलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब वह बतिया ना, देखिए क्या होता है, मैं बता दूं, महाविद्यालय वाले कुछ लोग रियल में है 1 हफ्ते का, 7 दिन का होता है, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग पहला दिन है, दूसरा दिन है खत्म, कुछ लोग 3 दिन, और कुछ लोग पैसा जमा कर दो, मार्कशीट घरे पहुंच जाएगी, वो दिन होला है वो। बात समझिए ना, सही बता रहे हैं आपको। जैसा महाविद्यालय वाले अपनी व्यवस्था करते हैं, नहीं तो 5 या 7 दिन तक लगातार रोज सुबह खाना बनता है, रोज जाते हैं, पूरी सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा एक्टिविटी कराना भी चाहिए, उसका मकसद ये होता है, स्काउट में एक प्रतिज्ञा लिखवाया जाता है, लिखा होता है स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट बहुत ही सहायता परक होता है। मतलब किसी परिस्थिति में ये नहीं है आप, जैसे यह शिक्षक का गुण भी होता है कि शिक्षक जैसे नॉर्मल, आप एक अंग्रेजी में कहानी सुने होंगे टॉम की, अब टॉम नहीं, टॉम एंड जेरी, एक बच्चा था जो उसको उसका अरे क्रिकेट में सिलेक्शन होने वाला था, कौन सा था अमित, उसका क्या है, एलन वाला। वो जाना होता है, तब तक जाता है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो रास्ता पार कर रहे होते हैं और वो पार नहीं कर पाते गाड़ियां आने से, और वह उसको लेट हो गया होता है, फिर भी वो समय ना देख के बुजुर्ग को क्या करता है, रास्ता पार करा के तब तक उसको पिताजी उसको वो चीज़ एक्टिविटी क्या करते रहते हैं, और वो पहले से उसको ये कहते हैं कि अगर तुम सिलेक्शन हो जाएगा तुमको साइकिल दूंगा। जबकि वो ऐसी एक्टिविटी करने में, पार कराने में उस बुजुर्ग को उसको लेट हो जाता है, और उसकी जगह पर किसी बच्चे का क्या कर दिया जाता है। और जब घर आता है निराश होकर, तो उसके पिताजी कहते हैं तुम तो जीत गए हो, तुम तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसलिए कि तुम भले वो नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे अंदर आचरण एवं ये सारी चीज़ों का गुण होना शिक्षक के अंदर यही होता है। बताया था हम आपको, कहा भी जाता है शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, पता है ना, और ना ही शिक्षक को कोई आईडी दी जाती है, समझ है ना। कहाँ बोला 7 लाख, तो 7 लाख पाए तो रिटायर होने मिले ना। तो अभी थोड़े बाद में कहीं मौका मिल जाए उनको कि आप पढ़ाइए, आप बच्चों को सिखा, हम तो रिटायर हो गए, आप नहीं पढ़ाएंगे,
पुलिस के रिटायर होइल बात कर दे तनी आइए तनी तू मुजरिम के पकड़े के ना जाए भैया हम अबे हम रिटायर के बाद जाए पकड़े हम ही मना गए तो कुछ सरकार सुनवाइए ना करी है कि नहीं। वहाँ पे पुलिस सिविल ड्रेस में जाएगा, अगर पकड़ता है तुरंत कहते हैं क्या है आप, कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब मास्टर को चाहे इंटर अरे प्राइमरी से लेके और एकदम प्रोफेसर तक के किसी भी मास्टर को सरकार आईडी नहीं देती है। पता है क्यों? इसलिए को कहते तुमको आईडी देंगे तो फिर मतलब क्या है? अगर आईडी देंगे तो फिर इसका हनन हो जाएगा। आपका मतलब होता है कि कहीं पर जाइए तो अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को इतना प्रकाशित करिए, प्रभावित कर दीजिए कि लोगों को बताना ना पड़े कि आप मास्टर हैं। आपके व्यवहार और ज्ञान से लोगों को वो चीज़ हो जाना चाहिए। आप पुलिस हो गया, बाकी क्षेत्र हो गया, एसडीएम डीएम की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सरकार तो देती है आईडी। तो अगर कहीं आप जाते हैं इनके डायरेक्टली, जैसे एसटीएफ वाले सुने होंगे, एसटीएफ वाले ऑन द स्पॉट आपको कहीं पर भी पकड़ लेंगे। उनकी गाड़ी का नंबर भी नहीं होता है, सिविल ड्रेस में हमेशा रहते हैं। अगर आपको पकड़ते हैं, अगर आप उनसे ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर मार भी देते हैं। नहीं, अगर आप स्वेच्छा से जाना चाहते हैं ठीक कोई बात नहीं, कहेंगे आप क्या है, कार्ड दिखाइए, दिखाना पड़ेगा उनको। बात समझिए ना। और शिक्षक को कहीं चले जाइए, किसी बड़े से बड़े क्या बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, कहीं पर भी आप जाइए, आपको कोई ये नहीं कहे कि आप कार्ड दिखाइए तभी हम मानेंगे कि आप शिक्षक हैं। आपका व्यवहार ही परिलक्षित करता है कि आपके अंदर शिक्षक का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। तो वाद विवाद विधि के अंतर्गत कहा गया कि अगर बच्चे को अधिगम बेहतर कराना है, प्रभावशाली कराना है, तो इस विधि का प्रयोग करके अगर कक्षा कक्ष में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब समझिएगा क्या होता है, 8वीं घंटे में अक्सर देखे थे, अब तो क्लासेस बहुत छोटी हो चुकी हैं। इतनी छोटी हो गई है कि अगर रियल में क्लास लिया जाए प्राथमिक एवं जूनियर के बच्चों का टीचर के द्वारा, तो बस होमवर्क चेक करते ही और होमवर्क देते ही घंटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बस समझिए ना। अरे 7 से लेके 12 स्कूल है, 5 घंटा में 8 घंटी पढ़ाना है। हाँ, आधा घंटा में क्या है, लंच है, लंच है। हाँ मान लो 4 घंटा में आपको 8 घंटी पढ़ानी है, मतलब हर घंटी कितने घंटे की, आधा घंटा। 30 मिनट घंटी है, 5 मिनट मास्टर लेटे जाएगा, आप 5 मिनट लड़का को चुप कराने में लग जाएगा। 25 मिनट 20 मिनट बचा आपका, 25 मिनट जो भी बचा आपका, वो तने में बच्चे को होमवर्क जो दिए रहेंगे उसको चेक करना और नया होमवर्क देने में घंटी क्या हो गई। अब 45 मिनट में जब घंटी होती थी तो 15 मिनट निकाल दिया जाता था। 30 मिनट आसानी से सुचारू रूप से शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या कर लेता था, पढ़ा लेता था। ऐसे होता था वहाँ पे। तो देखते थे 8वीं घंटी में बच्चे जब बोर हो जाते थे तो घंटी में बच्चों को ग्रुप में बैठा के ऐसे लाइन में, और एक बच्चे को कहता तुम 2 का चलो, 2 का पढ़ा तुम दोहराओ। वो बोलता था 2 दूनी के, तो सब बच्चे 2 दूनी के 4 पढ़ते थे। यह हो गया आपका एक तरीके से कि वो संवाद कर रहा है, जो बोलेगा वो बच्चे उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे का क्या होगा, अधिगम कैसा बनेगा। तीसरा विधि कौन सी है, निरीक्षण समझते हैं। जब कहीं पर एक क्या चल रहा हो, टेस्ट और एग्जाम चल रहा हो, कोई आप टॉपिक टेस्ट ले रहे हो, कोई आप बच्चे को कह दिया कि हम अभी आपको अरे क्या बोलते हैं, जैसे 4-5 देते हैं ना कि आप ये उदाहरण दे रहे हैं, सब लोग अपने कॉपी में बनाइए, तो हम जाते हैं और देखते रहते हैं कॉपी में। या क्या करते हैं बताइए, निरीक्षण करते रहते हैं। जैसे आगे वाले बच्चे बैठते हैं इनकी कॉपी में अक्सर देखते रहते हैं कौन सा सही कौन सा गलत लिख रहे हैं, आगे वाला पढ़ना क्या कर देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब निरीक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक के नज़र में बच्चों की एक्टिविटी रहे और उस एक्टिविटी को नोट करके सुधार करके शिक्षा देना, सीखना, सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निरीक्षण विधि। प्रतिपादक कौन है बताइए, लिखवा चुके हैं, फिलहाल लिखवाएंगे। जिनको पता होगा नोट्स है ना, नोट्स के देखिएगा उसमें पूरी विधि और प्रतिपादक उसमें ऑलरेडी क्या किया गया है, वाटसन निरीक्षण विधि के क्या है, प्रतिपादक है। अगली विधि कौन सी है, अनुकरण विधि के प्रतिपादक बताइए। अनुकरण माने क्या होता है, नकल करना होता है। देखिए वहां पर एक विधि लिखवाए होंगे, एल मोरेनो कौन दिए हैं, एल मोरेनो यही वहां एल मोरेनो होंगे।
हाँ हाँ मोरेनो, उसी के हैं, ठीक है ना। अनुकरण विधि के उसमें ऐड कर लीजिए कहीं पर साइड में। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुकरण माने क्या होता है, नकल करना। और नकल का मतलब कि एग्जाम में नकल नहीं करना है, ठीक। हाँ, देखते होंगे कक्षा कक्ष में टेस्ट लेकर नंबर क्यों चिपकाया सुनाया जाता है, बताइए। कि बच्चे एक दूसरे को देख के अंदर उसके अंदर प्रतिभाशाली एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो देखी देखा वो कहेंगे कि अगर वह पढ़ने में तेज है हमारी क्लास में तो हम भी उतने ऐसा तेज हो सकते हैं। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों को कोई प्रोग्राम कराया जाता है, देखते होंगे पहली बार बुलाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पर स्पीच देने के लिए किसी को क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। जब एक या दो बच्चा या बच्ची आप कर लेता है तो तुरंत कहना नहीं पड़ता सर जी हमके मौका, इतना हो जाता है कि उन लोगों को भी मौका नहीं मिल पाता। इसलिए कि आप क्या कर रहे हैं, अनुकरण देख करके। अगर वह छात्र हमारा सहपाठी एवं छात्र अध्यापक अध्यापिका बोल सकता है, बोल सकती है, तो मैं भी अपने ज्ञान का अपने विचारों का प्रस्तुत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं। मतलब एक दूसरे को देख कर सीखना, यही शिक्षक की एक्टिविटी भी होती है। जैसे इन केस देखे होंगे कोई भी बात लिखी जाती है, जैसे अब मैं बता ना लो ऐसे बनाते हैं ना, कुछ लोग देखेंगे सुधार कर लिए हैं, मतलब ऐसे न बना के अपने कपिया में ऐसे बनाने लगते हैं। तो इसका मतलब कि आप वो बात अच्छी लगी कि हाँ थोड़ा सा हमको भी ऐसा लिखना चाहिए, ठीक। ये हम ये नहीं करें, कुछ और भी मैटर कर सकते हैं, किसी और टीचर की बात कर सकते हैं। देखते हैं मैं अपना बता दूं, जैसे वो गुरुजी मुझे पढ़ाते थे तो हम आर ऐसे बनाते थे पहले, तो वो ऐसे बनाए, ऐसे बनाने लगे, बाद में फिर ऐसे नीक लगने लगा, ऐसे नीक बनाने लगे। आई पे बस बिंदी देते थे, अब नीक लगा तो उसके ऊपर छोटा सा गोला बनाते। ये क्या किया हमने, कहीं ना कहीं देखा हमने क्या किया। ऐसी कुछ ऐसी एक्टिविटियां होती हैं जो आप भी उसके साथ क्या करते हैं, या तो अपने सहपाठी का, आप अपने शिक्षक का, या अपने घर के किसी भी सदस्य की एक्टिविटी क्या करते हैं, करते हैं। और अक्सर बच्चे अधिक से अधिक क्या करते हैं, अगर पूछे अनुकरण प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक पाई जाती है, शैशव अवस्था में। लिखवाएं आपको, अनुकरण बच्चा देख ही देखा अधिक करना चाहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए देख कर क्या कर रहा है वो, तो अगर देख के सीख रहा तो ये प्रभावशाली होगा, आसानी से बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा। अगली विधि प्रदर्शन विधि के प्रतिपादक। प्रदर्शन विधि को और क्या कह सकते हैं बताइए। कोई भी चीज दिखाएंगे ना तो प्रदर्शन विधि को हम क्या कह सकते हैं, कार्यशाला विधि प्रतिपादक। वो मैंने लोग था ना, क्रियाकलाप एक्टिविटी विधि, उसमें लिखा होगा ना क्रियाकलाप, बताइए कौन सा। हाँ तो एलमोरोनी तो दिए हैं, क्या दिया बताइए। अरे बहुत डिफरेंस है भाई, इसमें टॉपिक निर्धारित करके हम वाद विवाद करेंगे। और अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, देख के एक दूसरे को सीख जाना। अंतर तो बहुत है। हाँ 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 वो अनुकरण का ही हिस्सा है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 चौक को 6 पढ़ा दिया अगर, तो क्या विवाद नहीं करेंगे, 2 चौक को 6 पढ़ लिया नहीं। उसमें हर बच्चे होते हैं ना, जो पहाड़ा होता है ऐसी होता है ना, एक क्लास को नहीं होता है, पूरी क्लास के बच्चों को घेरा बनाया जाता है। जरूर या एक टीचर उसमें रहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया और टीचर जाकर बैठा हुआ है। टीचर उसका संरक्षण करना है तो सारे बच्चे शोर करने लगेंगे, बस समझिए ना, कंडीशन होती है वहाँ पे। आपका मतलब समझ रहे हैं कि आप ये कह रही हैं सर जो आप बताए हैं बच्चा बोलेगा, बाकी लोग दोहराएंगे, तो क्या कर रहे हैं, वो अनुकरण हो रहा है। गलती पर वाद हुआ और कोई गलती पर टोक दिया, वह क्या हो गया, वाद विवाद हो गया, बस समझिए ना। ये होता है वहाँ पे, एक्चुअल में कुछ वो चीज़ें अलग समझाने के परिपेक्ष हमने बताया वहाँ पे, ठीक। इसमें समस्या क्या हो रही बताइए, क्या दिया है, आर्ट। इसको वेटिंग में रखिएगा, RSC, ठीक है। बताएं कौन दिया, मेस दिए हैं, नहीं ये तो कन्फर्म है। हम करके सीखते हैं, पिछली बार 19 में आया था, बोर्ड ने मेस कोई माना हुआ है, और सैमसन ने करके सीखना विधि को दिया हुआ है, ठीक है ना।
गूगल पर डायरेक्ट में सर्च करिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये 19 में यही सवाल आया हुआ था और हूबहू आया था। हम करके सीखने किसी ने दिया, डॉक्टर में से उसमें ऑप्शन में सही दिया था। ठीक है, करके सीखना विधि किसी ने दिया है, सिम्पसन ने दिया है। इस वाले में है तो होल्ड करिएगा, बता देंगे हम क्लियर करके। प्रदर्शन विधि या कार्यशाला विधि क्या होता है? देखिए इस विधि में अंतर क्या होता है इसमें कि जैसे आप देखेंगे, अरे प्रोजेक्ट विधि पढ़े ना किलपैट्रिक, यही तो है, कुछ अलग थोड़े है। यहाँ पे बच्चा बना के ले जाता है और वहाँ पे क्या करता है, अपने ज्ञान अपनी प्रतिभा का क्या करता है, वहाँ पे प्रदर्शन करता है कि नहीं करता है। और घर पे सारे मैटर्स को, थर्माकोल को, गोंद को, चम्मच को, अलग अलग डिजाइन के मैटर्स को क्या करता है, वहाँ पे चिपकाता है, बनाता है। अगली कंडीशन, प्रोजेक्ट विधि बच्चा स्वयं नहीं करेगा। आपको बताएं, प्रोजेक्ट विधि में उसके समवयस्क माता पिता क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। बात समझिए ना। और जब लेके जाएंगे तो उसे प्रदर्शन या कार्यशाला विधि के नाम से जाना जाता है। ऐसी विधि जब करेंगे तो बच्चे का अधिगम क्या माना जाएगा, प्रभावशाली। अगला क्या है, पूर्ण या आंशिक पूर्ण या आंशिक विधि। देखिए यह रियल में विधि नहीं है, ठीक है। यह नियम पे आधारित बनाया गया था कि कभी भी बच्चे को पूर्ण बात सिखानी है, कोई भी बात पूरी सिखानी है तो उस बात को छोटे 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 पार्ट में क्या करिए। जैसे यह पूरा क्या लिखा गया है, क्या डायरेक्ट बच्चा को बना लेगा, कोई सवाल ही नहीं है। छोटा छोटा पार्ट बताइए। पहले बच्चों को हम कहते हैं क्या बनाने के लिए, गोला भी सुबहुत नहीं बना पाता है, सुबहुत बने एकदम सही सही नहीं बना पाता है। वो तीर घाट मीर घाट ऐसे बनाएगा, ठीक, नानी का अंडा बना दिया करेगा, ठीक है ना, लेकिन बच्चा नहीं बना पाएगा। उसके बाद खड़ी पाई बनाना सिखाएंगे बच्चे को। अक्सर खड़ी पे सीधा नहीं बना पाएगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। हाथ में बहुत बड़ा जान नहीं होता बच्चे के, मतलब उतना, तो ऐसा बना दिया करेगा। सीधा बनाएगा तो उसके साथ कहेंगे ऐसे खींचो, सोसा लटकाने के लिए कहेंगे फिर ऐसे पाई देगा ना, ऐसे बनाएंगे। या कह देंगे ठीक है अपने सब एक साथ बनाओ, तो आपको पता है रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब छपता है, तो तुरंत लड़का ऐसे बनाएगा, कूद कूद के दिखाएगा भर घर, मम्मी पापा हम बना लिए। बात समझ गई ना। तू कहीं बस 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 तोर माँ ऐसे ने पढ़ ले रहा लो, बात समझ गई ना। तो ऐसे बताया जाता है, पापा के लगे जाया जाता है, तब ऐसा हो ही ना सकेला, पापा ऐसा कभी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो सब ठीक। तो देखिए यहाँ पे पापा को अक्सर हमने सुपर हीरो देखा है, सुपर मम्मी कहीं लिखे दिखे हैं आप लोग? हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक। हम तो पहले ही कहते हैं अगर शेर एक कदम पीछे खींच रहा है तो इसका मतलब समझिएगा कि दिस इज हार गया। एक कदम पीछे खींच रहा है तो अगली बार हो सकता है क्या करेगा, वार तो करवे करेंगे। आगे देखिए क्या है, पूर्ण या क्या लिखा गया है, आंशिक विधि। अगर किसी बच्चे को पूर्ण बात सिखानी है तो उसको किस रूप में बताइए, पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए और उसको फिर से जोड़ने का तरीका बताइए, बच्चे को कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। और इसी का हिस्सा है कि पहले के पाठ जो होते थे वो इकाई के रूप में क्या कर देते थे, सवाल बनता है इकाई के रूप में किसी पाठ को बांट कर पढ़ाने के लिए कौन सी विधि आती है, वेरी गुड, कौन सी आती है, विनेटिका विधि, ठीक है ना। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्लटन वासबर्न है, कार्लटन वासबर्न। किसी भी पाठ्यक्रम को इकाई के रूप में तोड़कर या बांट कर पढ़ाना या सिखाना क्या कहलाता है, विनेटिका विधि कहते हैं। और इकाई के रूप में तोड़ना अर्थात किस रूप में तोड़ना है, आंशिक रूप में। अगला कौन सी विधि है, अंतिम। और अंतिम आपका यह कौन सी विधि होती है, संगोष्ठी विधि। बॉयज में से कोई भी बता दीजिए संगोष्ठी विधि क्या होती है, बॉयज में से एनीबॉडी एल्स कोई भी बता दीजिए कि संगोष्ठी विधि क्या होती है। ठीक, और कोई बताने दीजिए उन लोगों को भी, बताइए और कोई, अमित जी बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, और कोई बताइए सर, कुछ भी।
संगोष्ठी का मतलब समझ में आ रहा होगा कुछ? समझ रहे हैं आप? बताए हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बताना उसमें। गर्ल्स में से बताइए, इस रो में से बताइए, इस रो में से कोई बताइए। पूजा जी बताइए। ठीक है, इधर से उसका एक हिस्सा समझ लीजिए है ग्रुप स्टडी। संगोष्ठी विधि का एक हिस्सा है क्या? ग्रुप स्टडी। संगोष्ठी का मतलब होता है कि यही काम सुकरात कौन सी विधि दिए हैं? प्रश्नोत्तर विधि दिए है ना, प्रश्न पूछना उत्तर क्या करना। अब समझिएगा, संगोष्ठी विधि ये कहती है कि मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ठीक है ना। देखिए, उठाइए नोट्स दीजिए। ये देख रहे हैं फिगर बनाए कि नहीं नोट्स में? ये फिगर देख रहे हैं सब लोग? देख रहे हैं, एक टेबल है मान लीजिए जो भी है, उसमें 4 लोग अलग अलग किनारे पे क्या किए हैं? बैठे हैं। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि 4 लोग यहाँ बैठे, एक उत्तर प्रश्न किया, कितने उत्तर मिलेंगे? 1 2 3। अब यह चुप रहेगा, कौन प्रश्न करेगा? यह। कितने उत्तर मिलेंगे फिर? 3। सोचिए, एक टॉपिक पे अलग अलग मुद्दों की बात समझ में, और मुद्दों पे अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और ये भी नहीं कि एक ही बस उत्तर कर प्रश्न करेगा, सभी लोग प्रश्न करेंगे। मतलब एक एक प्रश्न पे 3-3 तरीके सोचने का तरीका आ जाएगा। और इस प्रकार से किसी समस्या का समाधान करना ये कौन सी विधि कहलाती है? समझ की बात ना, वही होता है। उसी को आजकल का हिस्सा चल रहा है। आजकल लाइब्रेरी बनी हुई है, देख रहे हैं, लाइब्रेरियां खुल रही हैं सब। लाइब्रेरियों का चलन कहाँ से आया सबसे अधिक? कोरोना लेके आ गया। कोरोना में क्या होता था, मान ली घर पे है, बहुत बच्चा बोर है, घर पे काम है, नहीं कर पा रहा है, तो शहरों में क्या हुआ, लाइब्रेरी खुल गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ या तो आप बुक लेके जाइए वहां पर ही, या तो वहां पर लाइब्रेरी का मतलब बुक ऑलरेडी होगी, आप वहीं पर तुरंत कुछ जमा करके, ठीक, और वहां पर अपना पढ़िए, फिर किताब जमा करिए, आप चले आइए। ये होता है, अभी भी है। तो कंडीशन यहाँ पे है कि इस विधि में कभी कभी एक दिन शनिवार को उसमें 4-5 बच्चे एक बेंच पे हो जाएंगे, और वहां पे एक सवाल करेगा, बाकी 3 उसे क्या देंगे? उत्तर देंगे। एक सवाल करेगा, बाकी 3 उसे क्या देंगे? उत्तर देंगे। ऐसी करके पढ़ाना ये कौन सी विधि कहलाती है? संगोष्ठी कहलाती है। उसी का एक हिस्सा है ये कौन सा? ग्रुप स्टडी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में ग्रुप स्टडी, उसी का वही को हम क्या बोलेंगे? संगोष्ठी। ठीक है ना। यह था आपका अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अगर इस जैसे एक सवाल किया तो 3 उत्तर मिलेंगे ना, तीनों की सटीकता कैसे नजर आएगी? जब तीनों उसमें क्या करेंगे? तर्क वितर्क करें। तो हमने कहा कि आप गलत बताई हैं, बस वहाँ पे एक वही ना होता है। हम जान रहे हैं कि आप गलत, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन बारीकियों को बस समझ जाएंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई उसमें नहीं होता है। ठीक है ना। सिर्फ तर्क वितर्क कर देंगे तो बात कहाँ चली जाएगी? बात समझ गई ना। वहां पे ये बात बोलना जरूरी है। वाद विवाद में हम प्रश्न करेंगे। एंकर क्या करता है? जो टीवी में डिबेट चलता है, एंकर क्या करता है? मुद्दा बता देता है। अब बाकी 4 लोग अपने में बहस करते रहेंगे। बात समझ गई ना। वहाँ क्या चल रहा है? असंगोष्ठी में क्या होगा? हर कोई सवाल करेगा, हर कोई जवाब देगा। ठीक, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। देखिए, समझ में आ गया। अगला लिखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। एक सवाल सुपर टेट का इंपॉर्टेंट विधि से न आए, हो सकता है, लेकिन अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे अधिगम का को प्रभावित करने वाले कारक, 1 नंबर पक्का। अधिगम को बता रहे हैं करने वाले कारक। जैसे इन्होंने पूछा, सर कारक और कारण में क्या अंतर होता है? एनीबॉडी एल्स, कोई जानता है तो बता सकता है? हाँ, और कारण केस, अंग्रेजी समझेंगे और बहुत पता चल जाएगा। यह क्या दिया गया है? प्रत्येक परिस्थिति में यह क्या होगा? लागू होगा, प्रभावित करेगा। और कारण क्या है? केस। केस का मतलब प्रत्येक परिस्थिति में नहीं, उसी कंडीशन में, जहां पे कंडीशन लगा के कोई चीज बताई जाए, वो क्या बनेगा? कारण। जैसे आप कहते हैं कि मुझे एक बीमारी हुई थी, उसी वजह से हमारा बॉडी का
कोई भी नस या कोई भी अंग प्रभावित हो गया, वो किस वजह से हुआ था? कारण की वजह से। बात समझ गई ना? और मैं कहूँ कि मस्तिष्क ज्वर से फालिस होने की शिकायत हो सकती है, यह क्या है? कारक है। बात समझ गई ना? इस तरीके से होता है। कुछ लोग देखेंगे, मैंने देखा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, दोनों सेम बता देते हैं, जो कि सेम नहीं है। एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट क्या है? मैं बताया था सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वातावरण का। एग्जाम में वातावरण न दे तो आपको ऑप्शन में लिखा होगा जरूर, क्या लिखा होगा? सेम है। जब आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाए होंगे सर जी, तो बताए होंगे कि परिवेश या वातावरण दोनों एक ही चीज होती है। बस वो हम परिवेश क्या मतलब कि परिवेश में आपके वयस्क भी आएंगे, मतलब कि जीवधारी भी आएंगे और निर्जीव भी आएंगे। वातावरण में ऐसे मंडल पढ़ाए होंगे, जैसे आपको स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल पढ़ाए होंगे ना, वो किसका हिस्सा बताए होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? वंशानुक्रम या आप क्या लिख सकते हैं? आनुवंशिकता। तीसरा पॉइंट बुद्धि। चौथा स्वास्थ्य, आयु। ठीक, अगला अभी क्षमता होगा ना। अंग्रेजी दोनों की सेम होगी, चाहे क्षमता लिखिए चाहे कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। अगला लिखिएगा अभिवृत्ति या इसी को हम बोलते हैं क्या? अगला है आपका परिपक्वता। अगला पॉइंट ऐसे लिखिएगा, प्रेरणा डैश लिखिएगा, ध्यान, फिर बनाइएगा लिखिएगा रुचि। तीनों एक साथ संचरण करते हैं, अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। अगला अगला मानसिक थकान। अगला लिखिएगा विधि प्रविधि होगा ना, प्रा नहीं होगा, उसमें मिला लीजिएगा। इतना लिख लीजिएगा प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृत्ति का अंग्रेजी है वो, हाँ प्रवृत्ति का अंग्रेजी तो टेंडेंसी। क्यों लिखे बता रहे हैं अभी है? नहीं, लिंग प्रभावित नहीं करता है, लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। लड़का सीख सकता है तो लड़की भी सीख सकती है। अब तो आपको देखे होंगे कोई संत कबीर नगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खुल गया है, तो वो लोग कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। जो लोग ट्रांसजेंडर लोग पढ़ना चाहते हैं जाके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। देखिए एक ट्रांसजेंडर महिला, अरे मतलब जो भी कह लीजिए, वो तो डॉक्टर बनी थी, ठीक। तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैं बताया था आपको कि ये परिवेश के आधार पे, आप वातावरण के आधार पे, जैसा जिसको हम परवरिश और
क्या बोलते हैं माहौल देंगे, उसका परिवर्तन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है ना। बस क्या होना चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए समय पे। उसके साथ क्या होना चाहिए, वो ध्यान लगा के पढ़े, और जब करेगा तो अपने आप उस विषय, उस पाठ्यक्रम में, उस सेशन में, उसमें क्या बढ़ जाएगी उसकी, और जहाँ रुचि बढ़ी तुरंत आपकी योग्यता क्या हो जाएगी, निखर के सामने आएगी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, वातावरण। वातावरण का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसा ही क्या करेगा। मैं बताया था कि एक ऐसे परिवेश, एकदम गांव वाले परिवेश में चले जाइए जहाँ पे खाने पीने, उड़ने बैठने, वेशभूषा एवं बोलने में बहुत अंतर हो। मतलब भोजपुरी बोली जाए, रफली भोजपुरी, भोजपुरी भी बहुत अच्छी है, भोजपुरी रियल में क्या है, अच्छी है, लेकिन एक वो होती है ना कि एकदम मतलब अभद्र भोजपुरी होती है। गांव में चले जाएंगे ऐसे बोलेंगे कि आप रेरी करके, तो आपको बहुत ऑड लगता है। वहाँ चले जाइए, वहाँ के परिवेश में बच्चों को रखिए, और एक बच्चे को ऐसे परिवेश में रखिए जहाँ पर प्रत्येक लोग शिक्षित हैं, प्रत्येक लोग क्या बोलते हैं कि उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों का 4 साल रखिए और स्थान क्या कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। अब फिर 2 साल रखिए, जो बच्चा निम्न वर्ग का था वो यहाँ आके अच्छा ज्ञान सीख जाएगा, और जो यहाँ वाला बच्चा होगा वहाँ जाकर क्या करेगा, निम्न चीज सीख जाएगी। अर्थात किसका प्रभाव पड़ा है, वातावरण। वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना बच्चा हो, अगर वातावरण उसका सुदृढ़ बना दिया जाए, जैसे आप सुने होंगे ना कि अक्सर IAS PCS एक अच्छे पोस्ट पे जो होते हैं लोग, उनके ही बच्चे बनते हैं। उनका पेपर में कभी पढ़े आप, बहुत कम, रेयर केस में। लेकिन एक रिक्शा चालक का अगर लड़का बन जाता IAS PCS, तुरंत पेपर और हर मीडिया में तुरंत उछाला जाता है, आया जाता है। क्यों, समाज को दिखाने के लिए कि उस परिवेश में भी रह के उस उपलब्धि को क्या किया सकता है। मतलब वातावरण एक ऐसा कारक है कि आप अधिगम को तुरंत क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। बस ऐसा माहौल मिलना चाहिए। अगला क्या है, वंशानुक्रम। यह बात फिलहाल कहा गया है कि जरूरी नहीं होता है कि अगर अनपढ़ माता पिता है तो बच्चा भी अनपढ़ ही होगा, लेकिन अगर कहा जाता है एक इस पे कि अगर आपकी पीढ़ी में कोई बहुत गायक रहा है, आपकी पीढ़ी में कोई पहलवान रहा है, कुश्ती लड़ता हो, तो आने वाली कहीं ना कहीं किसी पीढ़ियों में वह बच्चा जरूर उसकी तरफ उन्मुख होगा। या किसके तरफ बताया जाता है, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के आधार बताया जाता है। बात समझिए ना। उसी को गांव में ठेठ भाषा में कहते हैं लोग आनुवंशिकता का एग्जाम्पल देके कि जैसा बिया होगा वैसे ही ना पेड़वा जमेगा। सुने ऐसा बात, मतलब ठीक ना, हम उन्हें कह सके ना भाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम उसका फल या काटेंगे। ये किसके आधार पे कहा जाता था, लेकिन इसका भी प्रभाव कौन डाल सकता है, जरूरी नहीं होता है। बात समझ गए। इसीलिए पहले इसका पैटर्न 50-50 चलता था, अब यह टोटल 33 और 33 और कितना बच जाता है। और 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कौनों का प्रभाव रह नहीं पड़ता है। बात समझिए ना। हाँ, या तो एकदम महा लखैरे बन जाएगा या तो एकदम महान बड़ी उपलब्धि हासिल कर जाएगा। वही लोग आगे चल के इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत महान मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं या खगोल शास्त्री बनते हैं लोग, यही वाले बनते हैं। अब बाकी हाई वाला में न एम न ओमे का कोई में का मन नहीं जाए। आगे देखिए क्या है, बुद्धि। ठीक है ना। क्या कहने का मतलब क्या है, हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। आज शिक्षक भर्ती आई, उधर की तरफ उन्मुख है, सरकार ने आदेश दिया 2 साल के बाद आएगा, और नई कोई दूसरी ऐसी वैकेंसी है जिसकी हम अहर हैं, मतलब योग्यता हमारी है, तो तुरंत हम उसकी तरफ चले जाएंगे, जैबे करेंगे। इतनी बेरोजगारी है, जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, बुद्धि। बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करता है। जो मंद बुद्धि वाला होगा वह क्या वो सीख पाएगा उतने जल्दी, और जो प्रतिभाशाली होगा उसको भी स्लो सिखाएंगे तभी उसके अंदर प्रभाव पड़ जाएगा। तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं अधिगम क्या करती है। अगला क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो अधिगम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बात समझिए ना। स्वास्थ्य का मतलब किसी प्रकार का कोई भी बॉडी में विकार ना हो जो कष्टदायक हो। बात समझिए ना।
अब वहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ा रहे थे बच्चा का, सर जी जब आप बताते हैं कि किसी का हाथ कट जाएगा, वो भी बच्चों को आप विद्यालय में पढ़ाएंगे तो उसका स्वास्थ्य तो खराब है। हम कहने आप यही नहीं समझ पाए तब। उस समय ना खराब था, ट्रीटमेंट के दौरान चिकित्सकीय परीक्षण देकर उसको हम फिर क्या कर दिए, सही कर दिए हैं ना। अभी ना कट गल जिंदगी भर दर्द करी, ऐसे तो है नहीं। वो समस्या वहां से खत्म हो गई। अब उसके बाद फिर वो अपना मन लगाएगा पढ़ने के लिए। इसीलिए तो देखिए हम स्वास्थ्य के साथ साथ एक और अलग से लिखवाए, देखिए क्या लिखवाए हैं कि शारीरिक के साथ साथ क्या हो जाता है। और यहाँ पर एक बात बताएंगे, अभी आइए आते हैं तब, ठीक है ना। स्वास्थ्य अगला क्या लिखा गया है, आयु का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कम आयु में ही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करा सकते हैं बच्चे को, और बहुत बड़ी आयु में तो बड़ी उपलब्धि हासिल कर भी करेगा। मतलब कम समय में ही कुछ लोग सोचते हैं कि आप बहुत से बड़ी उपलब्धि क्या कर लीजिए, हासिल कर लीजिए। ऐसा अब इसीलिए को पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि व्यक्ति मनोशारीरिक सीमा से न तो ज्यादा न तो कम सीख सकता है। जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो क्या करेगा, सीखेगा। अब उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आगे करते हैं। अभी क्षमता, यहाँ से एक सवाल एग्जाम में बनता है, अब पूछा भी गया था, टेट क्यों कराया जाता है। टेट की परीक्षा 2016 में आया था, ये कि 14 में आया था कि टेट परीक्षा क्यों कराई जाती है। हाँ 17 ही में तो आया था। हाँ, क्यों कराया जाता है, क्या करने के लिए, क्षमता देखने के लिए कि आप मास्टर बनने की क्षमता है कि नहीं है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता, अर्थात शिक्षक बनने के आप पात्र हैं कि, और इसका मतलब कि आपकी क्या मापा जा रहा है कि आपके अंदर शिक्षक बनने की कैपेसिटी है कि नहीं है, इसके लिए वो कराया जाता है। तो अगर बच्चे को आप, मैं बता दूं, हम लोग और हम लोगों के थोड़ी पिछले वाली जो पीढ़ी है उसमें देखेंगे कहाँ भल हमसे डर रही है, करा दीजिए ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना सुंदर है, हम हमसे डरा रही हैं आप। वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जा रहा है, जहाँ थे तकती जाती हमके। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मामा थोड़े लगेंगे हम। चलिए आगे देखिए, मामा बना रहे हैं। हाँ चाचा कहिए चलेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, अभी क्षमता ठीक, मामा बनाए चल रहे हैं ठीक। तो आगे कहते कैसे लगी, बड़ा हमको कवार ए लिख, तो आगे मामा क्यों कवार वही बना कर, हमको 14 ठोरा हम से, ठीक है। अभी क्षमता हो गया, अगला क्या लिखा गया है, देखिए अभी वृत्ति में वो यहाँ पे शब्द लिखा गया, क्या वृत्ति किस पे डिपेंड होती है, जैसी जिसकी, नहीं कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो हंसमुख प्रवृत्ति का है, होता है ना, उसको आपके देखने का नजरिया है वो, और नजरिया ही क्या कहलाता है, और वृत्ति ही क्या कहलाता है अंग्रेजी में, किसी को किसी की तरफ देखने का, सोचने का, समझने का क्या कहलाता है, नजरिया। उसी को अंग्रेजी अरे शाब्दिक तौर में कहते हैं दृष्टिकोण। जैसा जिसके प्रति हम धारणा बनाएंगे आप वैसा ही क्या करेंगे। जैसे आजकल को बीमारी चली है शक का बीमारी होता है, ठीक। शक की बीमारी आप स्वयं के अलावा दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता है, बात समझिए ना। अगर शक बैठ गया कि वो कहीं जाना केहू से मिले, अब वो धरती पर कौन पैदे ना केहू निकाल सके केहू, बात समझ। अगर घर में बैठ के लगल जा खाए, दिन भर बना के खाए ना, सूद जाना, और बाद जागे ना, बस ये काम है, और कोनो काम तो है ना, किचन जाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। शक कोई पैदा थोड़े करना, काम करने न जाए, और जब समाज में जाएगा तो हर लोगों से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई आपके पुरुष साथी मिलेंगे, कोई महिला साथी मिलेगी, अगर वो कभी फोन कर दी, सर क्या था कुछ काम, तो आप बहुत फोन आओ देखा थे हम, तो कमाओ छोड़ दे, कमाओ छोड़ दे, बताइए नहीं ना, ठीक। तो दिस इज क्या होता है वो, मत करिए, विश्वास से आपको रखें
आप उनके साथ विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव। अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर वो मान लो अन्नी ओनी बहक भी रहा कदम, तो आप विश्वास उनको खींच लाइए अपनी तरफ। बात समझ आ गई ना? कहाँ जाएंगे? तो दिस इज होता है क्या? वृत्ति। अगला क्या है? परिपक्वता। ठीक है ना? अगर शक है तो इसका मतलब हाई नहीं आपके अंदर हुआ अभी। परिपक्वता, परिपक्व हो जाइए कि हाँ चीजें जो हो रही हैं ठीक है ठाक हो रही हैं। ठीक ये होता है यहाँ पे। परिपक्वता का मतलब कि अगर किसी बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गई तो उसका अधिगम क्या होगा? बहुत अस्थाई होगा। अगर परिपक्वता नहीं है तो अधिगम अस्थाई नहीं होगा। जब अधिगम अस्थाई नहीं हो तो अधिगम कहलाएगा। जबकि अधिगम शुरू में बता चुके हैं तो अधिगम व्यवहार में होने वाला कैसा परिवर्तन है? अस्थाई परिवर्तन है। बस ना? और यही सेम हूबहू बतिया कि व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। ब्रिटिश एग्जाम में क्या किया गया था? पूछा गया था। अगला क्या लिखा गया है? मैं कल भी बताया था, प्रेरणा बहुत जरूरी होता है। प्रेरणा ना, प्रेरणा। ठीक है ना? हाँ, मोटिवेशन। तो जब मोटिवेशन किसी को हम देंगे तो अब वो कहेगा कि मुझे बहुत जरूरी है कि अगर अगर हम ध्यान देंगे तब हमारी रुचि नहीं बढ़ी तो हम किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी होता है प्रेरणा। प्रेरणा के साथ क्या होता है? ध्यान और रुचि। अगली कंडीशन, प्रेरणा हमेशा नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर लगातार प्रेरणा देंगे तो वह उसका आदी हो जाएगा। और जब आदी हो जाएगा तो आदि के सवाल बंदर कहाँ जानेगा? मतलब बार बार प्रेरणा देंगे तभी। जैसे पुरस्कार में बताएंगे आपको, एक छोटा बच्चा है, उसे कोई भी काम करवाने के लिए बार बार उसे कह देते हैं बाबू वो काम करोगे तो मैं तुमको टॉफी दूंगा, वो काम करोगे मैं तुमको चॉकलेट दूंगा। बार बार ये बतिया कहे जा रहे हैं। अगली बार आप छोटा सा काम बोलेंगे बाबू ये काम कर दो ना, तो क्या देबा? हाँ, नहीं देंगे तो नहीं। इसलिए कि आप उसको उसके साथ क्या कर चुके हैं? जोड़ चुके हैं। अब नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब प्रेरणा भी समय बार बार नहीं दिया जाना। कब प्रेरणा दिया जाना चाहिए एक अलग से टॉपिक भी बता देते हैं। जब आप एक पिछली चीजों से आप गुजरते आ रहे हैं और आगे जहां ग्रोथ करना है वहीं के बीच में आप क्या हो गए? स्टैंड हो गए। आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। बात समझी ना? पीछे जाता हूं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आगे बढ़ता हूं तो मुझे इन चीजों को छोड़ना पड़ जाएगा, मैं क्या करूं? उस परिस्थिति में व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस ले लेता है। स्ट्रेस का मतलब तनाव, दबाव हो जाता है मानसिक रूप से। अब वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? और जो प्रेरणा देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेरक। जो प्रेरणा देता है उसे क्या बोलते हैं? अरे आप नाम सुने होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुने होंगे ना। जैसे आप इनका संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, ठीक है, विवेक बिंद्रा, नाम सुना है इन लोगों का। इन लोग जो है वो क्या बताते हैं? लोगों को प्रेरणा देते हैं। और जब प्रेरणा पाकर लोग उसकी तरफ क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित। और जब ध्यान केंद्रित करने के उस विषय में, उस वस्तु में, उस बिजनेस में क्या बढ़ जाएगी? रुचि जहां बढ़ी तुरंत क्या हो जाएगा? जैसे देखते होंगे एक बच्चा, आप ही हैं, रोज पढ़ने आते हैं, रोज घर पे जाके होमवर्क करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर क्या है उसके प्रति? आप उसी को हम करते ही नहीं है, एकदम छोड़ते हैं, अगले किसी में मन लगाते हैं उसके अंदर, तो वह रुचि है, यह आपके दबाव है। दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। अगला क्या है? जरूरी है। मैं बताया था मानसिक स्थिति का नियम कहाँ पढ़े हैं आप लोग? मानसिक स्थिति का नियम कहाँ पढ़े हैं? किसके सिद्धांत में? कोई बोला तो है? थांडाई का गौण नियम पढ़े हैं? थांडाई कुल नियम 2 दिए हैं, एगो मुख्य नियम, एगो गौण नियम। गौण नियम एक जगह लिखिएगा, देखिएगा, लिखवाए होंगे। मानसिक स्थिति का नियम, अगर बच्चे को मानसिक स्थिति सुदृढ़ करके नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक आपका अधिगम सफल, मतलब मानसिक स्थिति का सही होना जरूरी है। किसके लिए? अगला लिखा है शारीरिक एवं मानसिक थकान। यह जो होना, यह अगर हो गया, कितनों बढ़िया अधिगम करा लेंगे, होगा नहीं होगा। बात समझिए ना? आप इसी के लिए वो कथन सुने होंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही है तो मानसिक स्वास्थ्य भी क्या रहेगा? अगर आपको बार बार किसी अंग में पीड़ा है, दर्द है, बात समझ गई? हाँ, एगो दर्द हाई वाला होता है, ये दर्द है, एगो होला दर्द, ठीक। तो अगर मान लीजिए हाई है आपको, ठीक है ना, हाई दवाई इसका ठीक है ना हो सकेला,
ठीक, हाई दवा जो सही हो जाए, पेन किलर खाएंगे सही हो जाएगा, हाई लात मुख खाएंगे तब सही होगा। बात समझ गई ना? तो उस केस में उस केस में हाँ सही बात, यही कब हम के ढेर भैल, हम मानी हमके दर्द है उकुल। ठीक है, कोनो बात ना, वो तो पता चली मम्मी लोग घर पे होंगे लोग ना, तनी बस मम्मी से मनवा, मम्मी झाड़ू लगाओ तो क्या तुझे मोबाइल चला ना दे बस, मम्मी तन देखना है नहीं ब्रेस आल बढ़िया, वो झाड़ुआ से मारी 2 झाड़ी आ कहीं डरे सा नया, ठीक है ना? नहीं तो ये मम्मी ना, तो सासू मम्मी से कहिएगा, तो कोनो मम्मी से कहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सही आजकल की मम्मी भी मॉडर्न हो गई हैं सब, ये सब आपे लोगों का देन भी है। जब होकर मम्मी ऐसे आवे तू ऐसे जाली ना निकल गया हमके, अब वो क्या करे, लड़का के चक्कर में अपने बने मॉडर्न बनना पड़ जाता है। ठीक, आजकल तो चिन्हा ही नहीं पा रहे हैं दिस इज वही का मम्मी है कि नहीं, यूं हो पा रहा है। चलिए आगे देखिए क्या है, शारीरिक एवं मानसिक थकान जैसे हम लोगों का दोनों होता है, जैसे पढ़ा रहे हैं दोनों हो गया। पहला क्या हो गया, शारीरिक, और उतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं। अगला क्या है, अधिगम विधि एवं प्रविधि, बताया था विधि, एक विधि पढ़ा दी विधि हो गई, और कोई बच्चा का सब समझ में नहीं आया, दूसरी विशेष विधि बताएं वो क्या कहलाएगा। और विषय वस्तु का स्वरूप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, छोटा होगा। विषय वस्तु में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, छोटा होगा, तभी बच्चे का अधिगम अच्छा होगा। अभी देखिए हम लोगों का लेवल जान रहा है सरकार कि आप सभी लोग बीएड बीटीसी करके आए, बीए करके आ रहे हैं, पहले इंटर को होता था बीटीसी तो लेवल कम था, अब आप स्नातक करके जब बीडीए बीटीसी कर रहे हैं, इसलिए सिलेबस देख रहे हैं कितना बड़ा दे के आ रहा है आपका सिलेबस, देख रहे हैं सवालों की संख्या कम है और आपके प्रश्नों, अरे क्या बोल, टॉपिक क्या है, मतलब आपको अधिक से अधिक कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि यह टॉपिक खत्म हो गया, अधिगम आपका, बात समझिए ना, अधिगम खत्म हो गया, अर्थात बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर क्या हो चुका है, पढ़ा चुके हैं आपको। क्या पढ़ा चुके हैं, एक टॉपिक छूटा हुआ है, व्यक्ति विभिन्नता, अलग से लिखवा दूंगा आपको, लेकिन अगर बात करें कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो चुका है, सीखने की आवश्यकता की पहचान, सीखने मतलब क्या है, अधिगम है। अगला लिखा है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, तो आपको पता है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना बताया था कि ऐसे एकांत में पढ़िए जहाँ पर शोरगुल ना हो, अपने आप को व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा टेक्निकली मत रहिए आप। टेक्निकली का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के साथ, कोई लोग देखते होंगे, मैं देखा हूँ लिखते समय ऑडियो सॉन्ग प्ले करके क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, बात समझ, लीड लगा के पढ़ते रहते हैं, वो लिखी के पढ़ी का दिमाग तो आधा वहाँ लगा हुआ है, कंसंट्रेट करिए, हाँ बार बार कर ले, मन में करे लो। ठीक है, देखिए क्या है, सीखने का सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में किसी व्यवहारिक उपयोगिता का प्रयोग। कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता का प्रयोग का मतलब कि आपको क्या क्या टॉपिक बताएंगे, कैसे उसको हम बताएंगे, बच्चा जैसे करके सीखना विधि कौन सी है, व्यवहारिक है, प्रश्न विधि कैसी है, व्यवहारिक है। अगला दिव्यांग छात्रों की विशेष व्यवस्था, यह टॉपिक जोड़ दो दिया है, लेकिन शिक्षण कौशल में आपको समावेश शिक्षा डायरेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ाएंगे, इसका काम हो जाएगा यहाँ पे, बात समझिए ना। एक टॉपिक मतलब एक क्लास हम अगर लेंगे तो आपका ये 10 नंबर खत्म हो जाएगा। व्यक्ति विभिन्नता है, इसी से एक सवाल आया था, व्यक्ति विभिन्नता के जनक कौन है, गाल्टन। और गाल्टन की एक पुस्तक पूछी गई थी जो पेपर आउट हो गया था, हेरिडिटरी जीनियस थी ना, यही लिखवाना है आपको, एक लेक्चर में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका था जो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, बताइए।